हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्टा एकेडमी की जो जीएस वाली बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके काफ़ी सेशन कर लिए हैं, जैसे कि इसमें हमने हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको कवर कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ हमने बिलासपुर, चंबा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वाला जो हिस्ट्री है उसको भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उसमें आपके हर एक लेक्चर मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज इसका पूरा कंप्लीट देखेंगे और काफ़ी लंबा सेशन हो सकता है क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों आज के सेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कांगड़ा की। तो पहले हम इसको कांगड़ा के मैप में देख लेते हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसमें देख लेते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो इसमें यदि बात की जाए, देखो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ऊना में आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ता है। अगर दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब पड़ता है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आपका पंजाब पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दूसरा मैप है उसमें क्लियर किया गया है, उसको देख लेते हैं एक बार। उसमें आपके लोकेशन, आपके जो लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है। अगर पूछा जाए दक्षिण पश्चिम में बात की जाए तो आपका ऊना पड़ता है और पंजाब की बात की जाए तो ये आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता है पंजाब। ठीक है, इसी के साथ आपका पंजाब के साथ गुरदासपुर। और उत्तर में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर में आपका लाहौल स्पीति और चंबा जिला लगता है। उत्तर में आपका यहाँ पर लाहौल और चंबा लगता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद और पूर्व में आपका कुल्लू लगता है, तो पूर्व में आपका कुल्लू लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर लाहौल स्पीति लगता है आपका। ठीक है, उत्तर में। उसके बाद पूर्व में ही आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट भी आपका पूर्व में ही लगता है। यहाँ पर ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये पूर्व में ही लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमीरपुर की बात आ जाए तो हमीरपुर आपका दक्षिण में लगता है। प्रॉपर दक्षिण में यदि बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ये लोकेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में कौन सा लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर ये चीज़ पूरी दी गई, जैसे कि कांगड़ा में हमने बात की, कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम में ऊना डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था। यहाँ पर आपको ये ऊना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये है, देखो ये दिया गया है मैप, ये है हिमाचल। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमीरपुर लगता है, मंडी, कुल्लू और चंबा लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लाहौल स्पीति यहाँ पर लगता है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उत्तर पश्चिम में चंबा के गुरदासपुर जिले में, उत्तर में लाहौल स्पीति और चंबा जिले, पूर्व में कुल्लू और मंडी और दक्षिण में हमीरपुर जिले से घेरा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से कांगड़ा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कांगड़ा है। क्षेत्रफल कितना है, 5,739 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है यह हिमाचल प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जिला है, तो फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो वह है कांगड़ा। कांगड़ा घाटी पूर्वी और पश्चिमी मानसून का मिलन बिंदु है, तो ये भी पूछा जाता है, जो धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, अब पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे। देखो श्रृंखला की बात की जाए तो ये सब मैक्सिमम गलत लिखते हैं, क्योंकि टाइपिंग में इस तरह से आता है। श्रृंखला आपका श्रृंखला इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंखला, तो ये आपने ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी। शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है ऐसा। तो धौलाधार की बात करेंगे सबसे पहले। यह श्रेणी ब्यास नदी की दाईं तरफ शुरू होती है तथा सरुई के पास कुल्लू के साथ सीमा बनाती है। यह बड़ा बंगाल में प्रवेश करती है और हाथीदार के समानांतर चलती है, जिससे चंबा और कांगड़ा के बीच सीमा बनती है। ये आपने ध्यान में रखना है। पपरोल श्रेणी की बात करेंगे। पपरोल श्रेणी भीड़ बंगाल को कांगड़ा घाटी से अलग करती है और
पपोला में बिनवा नदी को पार करने के बाद मंडी में प्रवेश करती है, जहां इसे सिकंदराधार कहते हैं। अब नदी प्रणाली की बात कर लेते हैं, ब्यास नदी की बात करेंगे। तो जिले की प्रमुख नदी ब्यास है, जो रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, यहाँ अपने ध्यान में रखना है। और ब्यास नदी की मुख्य सहायक नदी बिनवा है, जो बैजनाथ के उत्तर पहाड़ियों से निकलती है। सुजानपुर टेरा के विपरीत न्यूकुल नदी ब्यास में मिल जाती है। बाणगंगा इसकी सहायक नदी है। ब्यास की देहरा और चक्की, जो कि कांगड़ा और गुरदासपुर के बीच सीमा बनाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना, ब्यास की सहायक नदी है। कुल्लू में बहने के बाद ब्यास नदी ब्यास मंडी जिले के संघोल से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाकर हमीरपुर की नदौन घाटी में प्रवेश करती है। उसके बाद बात की जाए, ब्यास कांगड़ा को मिरथल घाट में छोड़ देती है। कांगड़ा जिला 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया, ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। पहले कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, जिसे 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया, जिसकी सिफारिश शाह आयोग ने की थी। राज्य पुनर्गठन के बाद पहाड़ी नेताओं के विशाल हिमाचल के गठन के सपने को साकार कर दिया, और 1960 में से पहले लाहौल स्पीति भी कांगड़ा का भाग था, तो ये भी पूछा जाता है। 1962 तक कुल्लू भी कांगड़ा की तहसील थी। 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा में 3 नए जिले कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना बनाए गए। तो ये आपने ध्यान में रखना, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से 3 नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बने, हमीरपुर, ऊना बना, नए जिले कांगड़ा भी बना, ठीक है, 1 सितंबर को। अब यहाँ से नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कांगड़ा इतिहास की बात करेंगे। तो कांगड़ा वास्तव में त्रिगर्त जालंधर का हिस्सा था। त्रिगर्त में 3 नदियां बहती है, सतलुज, ब्यास और रावी। ये पुलिस के या JOIT के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। त्रिगर्त कितनी नदियों का संगम है, तो ऐसा पूछा गया था ना। इतिहासकारों को हिमालय में प्रागैतिहासिक युग के साक्ष्य मिले हैं। GC महापात्रा को बाणगंगा के तट पर राहोर गांव में 52 पत्थरों की कुल्हाड़ियां मिली। कांगड़ा के नदरूल गांव के पास बाणगंगा और पाताल गंगा नदियों के संगम पर चमकदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। कुछ इस प्रकार के साक्ष्य ब्यास नदी के तट पर नौदान में भी मिले, ये भी आपने ध्यान रखना है। औदुंबर के कुल 360 सिक्कों में से 103 कांगड़ा में मिले। कुषाणों के सिक्के कन्हियारा तथा कुनिंद के सिक्के ज्वालामुखी में मिले। सर कनिंगम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जालंधर और तिरगत परिवार के बारे में विस्तार से बताया। उनके अनुसार इस स्थान का नाम गंगा सागर के पुत्र दानव जालंधर के नाम पर पड़ा। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा और भिंदरा था। जालंधर को भगवान शिव ने मारा था। जालंधर को किसने मारा था? भगवान शिव ने मारा था। जिंद रांगल और पालमपुर के बीच चीड़ का जंगल वृंदावन कहलाता है, जिसका नाम जालंधर की पत्नी के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है कि दानव का सिर निगुल खड्ड के तट पर जिंदरागल में नंदीकेश्वर मंदिर के नीचे है। त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि के अध्याय में ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है। उसमें त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ का नाम दिया था, जिसका अर्थ है युद्धों द्वारा जीविका कमाने वाले। पठियारा और कन्हारा में चट्टानों के शिलालेखों में कांगड़ा की पुरालेखीय रिकॉर्ड मिला है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सुशर्मा चंद को त्रिगर्त का संस्थापक कहा जाता है। तो सुशर्मा चंद को त्रिगर्त का संस्थापक कहा जाता है, यह आपने ध्यान में रखना। महाभारत में वह पांडव के विरुद्ध तथा कौरवों के पक्ष में लड़ा था। इसके खानदान का पैतृक स्थान मुल्तान था। त्रिगर्त का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। कश्मीर के राजा शंकर बर्मन 883 से 903 ईस्वी में अपने गुर्जर अभियान के समय त्रिगर्त के राजा पृथ्वीचंद को अपने अधीन कर लिया। त्रिगर्त की राजधानी संभवतः नगरकोट कांगड़ा थी। इस पर मोहम्मद गजनी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया और उत्वी को गजनवी का निजी सहायक था, जो ने अपने तारिक-ए-यामीनी में नगरकोट को भीमनगर तथा फरिश्ता ने इसे भीमकोट का नाम दिया। आधुनिक समय में यह माना जाता है कि त्रिगर्त कटोच चंद्रवंशी वंश का एक राजपूत राज्य था। कटोच वंश का पारंपरिक निवास स्थान जालंधर और कांगड़ा किला थे। कटोच राजवंश हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राजवंश था जो कांगड़ा के मूल निवासी थे।
यूरोपियन यात्री जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की वह थे थॉमस कोरियाट 1615 ईस्वी में आए, थेबेनोट 1666 में, फॉस्टर 1783 में, मुरक्राट 1832 में, फ्रांसिस वर्नियर 1835 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्रम में लगाने को यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ह्यून सांग 635 ईस्वी में जालंधर आया और कांगड़ा घाटी में अति तास उदिल तो राजा के पास 4 महीने मेहमान रहा और 643 ईस्वी में अपनी वापसी यात्रा में फिर से जालंधर में रुका था। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और 1009 ईस्वी में अपने चौथे अभियान में सिंधु नदी के तट पर आनंद पाल को हराकर पंजाब की तरफ लड़ा और नगरकोट पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। नगरकोट मोहम्मद की सेना के अधीन 1043 ईस्वी तक रहा। इस साल दिल्ली के राजा महीपाल तोमर ने महमूद के पोते मौदूद को हराकर किले को आज़ाद करवाया। उसके बाद 1051 से 1052 में मोहम्मद के बेटे अब्दुल राशिद ने सत्ता में आकर हस्तागिन हाजिब को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और नगरकोट के किले पर कब्जा कर लिया। 1060 ईस्वी में कांगड़ा के कटोच राजा ने किला वापस प्राप्त कर लिया था और 1070 में जालंधर पर आक्रमण किया तो त्रिगढ़ के राजा जगदेव चंद्र ने सुरक्षा के कारणों से राजधानी नगरकोट बदली और 1070 के आसपास 1170 के आसपास त्रिगढ़ 2 भागों में बंट गया। त्रिगढ़ का शासक राजा पदमचंद था। उसके भाई पूर्वचंद ने अपने भाई से रुष्ट होकर जसवा नामक राज्य की स्थापना की। जयाचंद वह कांगड़ा का शासक था इसका उल्लेख बैजनाथ के शिव मंदिर की पट्टिका में मिलता है। शिलालेख शारदा लिपि में लिखे गए। इसमें स्थानीय शासक राणा लक्ष्मण चंद का उल्लेख मिलता है जो कि किरग्राम का राणा और उसकी माता त्रिगढ़ के राजा की पुत्री थी। बैजनाथ का वास्तविक नाम किरग्राम था। राजा ने ब्यास के निकट जयसिंहपुर नामक गांव बसाया था। पृथ्वीचंद की बात करेंगे 1330 से 1345 तक इनका समय रहा। इसके शासनकाल में 1337 में कांगड़ा किला मोहम्मद तुगलक ने जीत लिया और इब्न बतूता ने इसे कराचल नाम दे दिया। रूपचंद 1360 ईस्वी के समय आया। इसका नाम मानक चंद द्वारा लिखित धर्मचंद नाटक पुस्तक में मिलता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। राजा ने मैदान में एक अभियान शुरू किया और तुगलक साम्राज्य को करीब दिल्ली के मुख्य द्वार तक लूटा। जब वह लूट कर माल लेकर वापस आ रहा था तो उसे कश्मीर के शासक शहाबुद्दीन ने लूट लिया। यह अभियान फिरोज शाह तुगलक को स्वीकार नहीं था और उसने 1361 में अपनी सेना के साथ दिल्ली में नगरकोट की तरफ कूच किया। नगरकोट की घेराबंदी के बाद ज्वालामुखी मंदिर गया तथा मंदिर को लूट लिया और 1300 पुस्तकों वाली एक लाइब्रेरी थी जिसको नष्ट कर दिया और तथा एक किताब को साथ ले गया जिसको बाद में मशहूर लेखक इजुद्दीन खादिल खानी ने फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम दलील ए फिरोजशाही रखा गया। रूपचंद की मृत्यु 1375 ईस्वी में हुई। संगारा चंद 1375 से 1390 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक का बेटा नासिर उद्दीन को उसके ही चचेरे भाई ने सत्ता से हटा दिया। उसने कांगड़ा में शरण ली। वह नगरकोट में 1388 के अंत तक रहा और 1390 वह दिल्ली गया और उसने मोहम्मद तुगलक की उपाधि लेकर दिल्ली का ताज पहना। मेघचंद 1390 से 1405 ईस्वी तक रहे। इनका समय इसके शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और 1399 में दिल्ली के से वापस आते समय तैमूर लंग ने पठानकोट और नूरपुर धमेरी पर आक्रमण किए परंतु नगरकोट पर कोई आक्रमण नहीं किया। हंडूर के राजा आलमचंद ने तैमूर का साथ दिया था। हरिचंद की बात करें, हरिचंद 1405 ईस्वी में यह एक दिन हटसर गुलेर की दिशा में शिकार करने जंगल गया। शिकार करते हुए अपने साथियों से अलग हो गया और कुएं में गिर गया। कई दिन तक प्रयास के बाद भी जब वह नहीं मिला तो उसे मृत घोषित कर दिया गया और राजा का अंतिम संस्कार भी किया गया।
रानी सती हो गई। 21 दिन बाद किसी गुजरते हुए व्यापारी ने राजा हरिचंद को कुएं में देखा और उसे बचा लिया। जब वह कांगड़ा आया तो उसने अपने भाई करमचंद को राजा बना हुआ देखा और वह कांगड़ा से वापिस आया और उसने बाणगंगा, कुराली और न्यूगल नदी के संगम स्थल पर हरिपुर नगर बसाया, जहां उसने एक किले का निर्माण किया और नया राज्य गुलेर स्थापित किया। तो ये हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की। प्रयागचंद, इसके समय में बाबर की अगुवाई में मुगलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। धर्मचंद 1540 ईस्वी में दिल्ली शेरशाह सूरी के अधीन हो गई और जिसने अपने सेनापति खवास खान को नगरकोट पर कब्जा करने का हुक्म दिया। जीत के बाद हामिद खान कक्कड़ को उस किले का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद पंजाब शेरशाह सूरी के भतीजे सिकंदर शाह सूरी के अधीन हो गया। 1556 में अकबर हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट बना। 1557 में अकबर ने सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध जीत हासिल की। सूरी ने पठानकोट नूरपुर के बीच माऊकोट में शरण ली थी और 8 महीने बाद सिकंदर ने आत्मसमर्पण किया और उसे बंगाल भेज दिया गया। जयचंद 1570 ईस्वी में किसी अज्ञात कारण से अकबर को जयचंद पर संदेह हुआ। अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद को जयचंद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जयचंद को दिल्ली में बंधक बनाया। जयचंद ने नाबालिग बेटे बिधिचंद ने अपने पिता को मृत मानकर 1572 में मुगलों के साथ जंग छेड़ दी और उसकी देखरेख जसवा के राजा गोविंद चंद ने की थी। अकबर ने खान जहान हुसैन कुली खां के अधीन सेना भेजी, जो कि पंजाब का वायसराय था। पहाड़ों के कुछ क्षेत्र को जीतने के बाद उसे बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया गया। अब बीरबल ने ख्वाली खां को आगे बढ़कर नगरकोट पर कब्जा करने का हुक्म दिया। मुगल सेना ने भगतमल, जिसने मुगलों के विरुद्ध सिकंदर शाह सूरी का साथ दिया था, को पकड़ लिया और बैरम खान ने लाहौर में उसे फांसी दे दी। मुगल सेना ने गुलेर के राजा रामचंद को कोटलागढ़ को वापस दिलाने में मदद की, जिसे कांगड़ा के राजा ने बलपूर्वक छीन लिया था। कांगड़ा के किले पर जीत का कार्य चल रहा था कि खबर आई कि अकबर के चचेरे भाई इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मुगल सेना को वापस जाना पड़ा और कांगड़ा किला जीत ना सके। अब 1581 में अपने सौतेले भाई मोहम्मद हकीम ने के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर सेना लेकर काबुल की ओर बढ़ा। रास्ते में जाते समय वह होशियारपुर के निकट दसुआ नामक स्थान पर ठहरा। वहां उसे पता चला कि कांगड़ा की देवी मंदिर में भक्त जन अपनी जीवा काट चढ़ाते हैं और इसे देखने के लिए वह नगरकोट की ओर चल पड़ा, किंतु रास्ते में ही लौट आया क्योंकि उसे सौंपन आया और वहां जाने से मना कर दिया। कांगड़ा 4 बातों के लिए प्रसिद्ध है: नए नाक को बनाना, चैत्र चिकित्सा, सुगंधित बासमती चावल, कांगड़ा के किला। अकबर ज्वालामुखी आया था। ज्वाला को शांत करने के लिए कुहल का पानी जोड़ा, लेकिन ज्वाला जलती रही और वह माता का भक्त बन गया। उसने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया। बिधिचंद 1588 ईस्वी में इसने 1588 से 1589 में गुप्त रूप से जम्मू और कांगड़ा राज्यों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया तथा मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ दी, परंतु उसे जैन खान कोका ने हरा दिया। सभी 13 पहाड़ी प्रमुखों ने आत्मसमर्पण किया और बाद में पूरे सम्मान के साथ उन्हें उनके क्षेत्र लौटा दिए गए, परंतु बिधिचंद को अपने पुत्र तिलोक चंद को मुगल दरबार में बंधक के रूप में छोड़ना पड़ा। 1594 से 95 में जसरोटा के राजा के नेतृत्व में फिर से पहाड़ी राजाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया, परंतु इस बार बिधिचंद और नूरपुर के राजा बासु अपने उसमें शामिल नहीं थे। इस जंग को भी मिर्जा रुस्तम कंधारी और शेख फरीद ने दबा दिया। तिलोक चंद की बात कर लेते हैं। तिलोक चंद का समय था 1605 ईस्वी में। जहांगीर ने 1605 में दिल्ली का सिंहासन संभाला तथा 1605 में तिलोक चंद भी कांगड़ा का शासक बना। जहांगीर ने पंजाब पहाड़ी राज्य के राजपूत राजकुमारों को मियाँ की उपाधि दी। उसके बाद कहा जाता है कि जब
कहा जाता है कि जब तिलोक चंद मुगल दरबार में बचपन में था तब उसके पास एक तोता था जिसे सलीम जहांगीर लेना चाहता था, परंतु उसे देने से इनकार कर दिया तथा दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। राजा तिलोक चंद ने अपने नाम के सिक्के भी निकाले थे। हरिचंद सेकंड 1612 ईस्वी में 1615 में जहांगीर ने मुर्तजा खान के नाम से शेख फरीद तथा राजा सूरजमल नूरपुर को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा। जल्द ही सूरजमल और मुर्तजा खान के बीच झगड़ा शुरू हो गया और सूरजमल को दिल्ली वापस बुलाया गया। मुर्तजा खान बीमारी के कारण पठानकोट में मर गया। 1616 में जयपुर का राजा मानसिंह को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए भेजा गया, परंतु इससे पहले कि वह कांगड़ा किले पर आक्रमण करता, उससे पहले ही पंजाब के जमींदार संग्राम सिंह ने उसे मार दिया और 1617 से 18 में जहांगीर ने तीसरा प्रयास किया और शाहजहां ने सूरजमल को शाह कुली खां और मोहम्मद तकी के साथ नगरकोट पर कब्जा करने की हिदायत दी। जल्द ही सूरजमल तकी ने झगड़ने लगा और उसने जहांगीर को शिकायत भेजी कि ताकि सक्षम नहीं है। इस पर ताकी को वापस बुला लिया गया, मोहम्मद ताकी को, और इसके बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने के बजाय सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। यह सुनकर जहांगीर ने सुंदरदास राय रेयान, इसे विक्रमजीत सिंह भी कहा जाता था, को सूरजमल को रोकने के लिए भेजा। वह हार गया और उसने चंबा के माऊकोट में शरण ली, जहां से उसने चंबा का रुख किया और चंबा में राजा जनार्दन ने उसे मार दिया। उसके बाद कहता है, सूरजमल की मृत्यु के बाद उसके भाई जगत सिंह को बंगाल से सुंदरदास राय रेयान के साथ नगरकोट पर कब्जा करने के लिए बुलाया गया था। वह अपने इस मिशन में 1620 में सफल हुए। नवाब अली खां को कांगड़ा के किले का पहला मुस्लिम किलेदार नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद भी बनवाई। यह किला मुगलों के अधीन 1783 तक रहा। किले का अधिकतर भाग इत्माद उल दौला नूरजहां का पिता को जहांगीर के रूप में दे दिया गया। 1622 में जहांगीर नूरजहां के साथ कांगड़ा और धमेरी और पठानकोट के रास्ते वापस गए। उसकी यात्रा के दौरान नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया गया और 1622 में ही मस्जिद भी बनाई थी यहाँ पर। चंद्रभान चंद 1627 में हरिचंद की मृत्यु के बाद चंद्रभान ने मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, क्योंकि 1620 में कांगड़ा किले और बाकी क्षेत्र पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। राज परिवार के लिए केवल राजगीर की जागीर ही छोड़ी गई। ब्यास के दाएं तट पर राजगीर की जागीर स्थित है। उसने धर्मशाला के पूर्व में निर्वाणा में एक किला बनवाया। इसने जीवन का अंतिम समय धौलाधार की एक बुलंद पहाड़ी पर बिताया। उसे आज भी चंद्रभान का टीला कहा जाता है। विजयचंद 1660 ईस्वी में गद्दी पर बैठे राजा ने बीजापुर की नींव रखी और काफी लंबे समय तक इसकी निवास रहा। औरंगजेब ने विजयचंद को दिल्ली बुलाया, लेकिन वह नहीं गया। इसे नाराज होकर औरंगजेब ने उसके छोटे भाई उदय रामचंद को राजा बना दिया और साथ ही राजगीर के जागीर के साथ अन्य क्षेत्र भी दे दिए। फिर राजा उदय का पुत्र भीमचंद राजा बना। राजा घमंडचंद के शासनकाल तक वहां यहीं रहा था। भीमचंद की बात करेंगे, 1690 में ये शासन पर बैठता है और राजा के शासनकाल में जम्मू के राजा ने इसके इलाकों पर आक्रमण किया और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने आक्रमणकारियों को मार भगाया। फिर उसे शांत सहारे पैसिफिक रिसोर्सेज की नीति अपनाई तथा वह मुगल दरबार में निरंतर हाजिरी लगाता था, जिसके लिए उसे दीवान कहा जाता था। उसने बीजापुर में मंदिर बनवाया तथा उसके भाई कृपाल चंद से बवारणा नामक कुहल बनवाई थी। आलमचंद की बात करेंगे। राजा आलमचंद ने सुजानपुर के पास आलमपुर की स्थापना की थी। हमीरचंद 1700 ईस्वी में राजा हमीरचंद ने 47 साल तक शासन किया था। राजा ने हमीरपुर में एक किला बनवाया, जिस कारण इस स्थान का नाम हमीरपुर पड़ा, जो उस समय तहसील थी। वह अंतिम मुगल राज्यपाल
कांगड़ा नवाब सैफ अली खान की नियुक्ति तक भी जिंदा रहा। अभयचंद 1747 ईस्वी में राजे ने आलमपुर में ठाकुर द्वारा बनवाया और सुजानपुर के ऊपर पहाड़ी में अभयमानपुर टिहरा का किला बनवाया। घमंडचंद 1751 में गद्दी पर बैठता है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में भारतीय इतिहास में भारी राजनीतिक परिवर्तन देखने में आए। औरंगजेब के बाद सभी मुगल शासक विलासिता में पड़ गए। इस समय मुगल उत्तर में अहमद शाह दुरानी और दक्षिण में मराठाओं के साथ संघर्ष कर रहे थे। पंजाब में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। इस शक्ति के जन्मदाता सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह थे। 1752 में दिल्ली के सम्राट ने पंजाब और पहाड़ी रियासतों को अहमद शाह दुरानी को सौंप दिया। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किले के अलावा बाकी सारे क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए जो कि उसके पूर्वजों ने खोए थे। घमंडचंद ने गुलेर, जसवां, दत्तारपुर को अपने अधीन कर लिया और आधा कुटलेहड़ भी जीत लिया था। राजा ने कुल्लू के राजा टेडी सिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। राजा के शासनकाल का वह पंजाब के राज्यपाल उदीना बेग खान के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। घमंडचंद ने अपनी सेना में राजपूत, अफगान और रोहिलों को भर्ती किया। 1759 में अहमद शाह दुरानी ने उसे जालंधर दोआब का राज्यपाल नियुक्त किया। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभयचंद ने 1761 में सुजानपुर की स्थापना की, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन घमंडचंद के शासनकाल में ही इस स्थान का दोहरा नाम सुजानपुर टेरा पड़ा। घमंडचंद ने जालंधर के 11 राज्य पर अपनी प्रभुसत्ता कायम कर ली और जब चंबा के राजा की मृत्यु हुई तो उसने पटियार किले तथा पालम के तालुके पर धावा बोला और कर लेना शुरू कर दिया। टैक्स लेना मतलब शुरू कर दिया। चंबा की राजमाता, जो कि जम्मू के राजा की पुत्री थी, ने रणजीत देव को की सेना की सहायता में अपने खोए हुए इलाके को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार घमंडचंद की विधवा रानी ने प्रथम हार हुई। संसारचंद 1775 ईस्वी में राजा ने 1775 में 10 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख मुखिया था जिसने चंबा और नूरपुर के साथ कांगड़ा पर आक्रमण किया। 1781 से 82 में संसारचंद ने जयसिंह कन्हैया से मुगलों के कब्जे में नगरकोट किले को छुड़वाने के लिए मदद मांगी, जहां सैफ अली खान की सेना थी। जयसिंह ने सैफ अली खान के बेटे जीवन खान को किले को खाली करने के लिए रिश्वत दी और 1783 में किले को हासिल करने के बाद वह 4 साल जयसिंह के पास रहा। 1787 में जयसिंह ने किला संसारचंद को दे दिया और बदले में मैदानी क्षेत्र लिए गए थे। कांगड़ा किला हासिल करने के बाद संसारचंद ने अपने राज्य का विस्तार करने का सोचा और इसलिए उसने चंबा में रिहुल क्षेत्र की मांग की। इनकार करने पर उसने चंबा पर आक्रमण कर दिया और चंबा के राजा राज सिंह की नरेटी युद्ध में मृत्यु हो गई। चंबा में गद्दी महिलाएं अपनी शालीनता और पवित्रता के लिए मशहूर है। वे उज्जवल और हंसमुख होती थी और उनमें से कुछ वास्तव में पहाड़ों की रानियों की तरह दिखती है। उनकी सुंदरता कई पहाड़ी गीतों का विषय है और यहाँ तक कि कांगड़ा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध राजा संसारचंद भी एक सुंदर गद्दी लड़की नोखू के प्यार करते थे। उसे अपनी रानी बनाया था। संसारचंद ने मंडी साम्राज्य पर आक्रमण किया और नवयुवक राजा ईश्वरी सेन को पकड़कर नौदान में 12 साल तक बंदी कर रखा। बाद में अमर सिंह थापा ने उसे आजाद करवाया। इस समय संसारचंद की सेना में 2 यूरोपियन कमांडर ओब्रियाय आयरलैंड के और जैक्सन ब्रिटेन के थे। 1803 से 4 में उसने 2 बार मैदानों में होशियारपुर और बजवाड़ा पर आक्रमण किया, परंतु राजा रणजीत सिंह ने उसे हरा दिया। 1795 में राजा संसारचंद ने कल्हू रियासत पर आक्रमण किया। कल्हू की रानी नागर देवी और उसके पुत्र महानचंद ने सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से सहायता मांगी, लेकिन इस लड़ाई में संसारचंद की जीत हुई और सतलुज के दाएं तट पर कब्जा कर छातीपुर नामक किला बनाया।
अब पहाड़ी राजाओं ने संसार चंद के खिलाफ एक संधि और राजा महान चंद कल्हूर का राजा के जरिए अमर सिंह थापा को एक संयुक्त निमंत्रण भेजा गया। चंबा के राजा जीत सिंह ने अमर सिंह थापा की मदद के लिए नत्थु वजीर के साथ सेना भेजी। अमर सिंह थापा के अधीन संयुक्त सेना और संसार चंद के बीच में महल मोरिया में लड़ाई हुई, जिसमें संसार चंद की हार हुई। इस समय संसार चंद वापिस अपनी नई राजधानी टिहरा सुजानपुर चला गया और बाद में कांगड़ा किले में शरण ली। कुछ समय पश्चात उसने गुप्त रूप से किले को छोड़ा और किसान का भेष बनाकर सपरिवार टिहरा सुजानपुर में रहने लगा। अब उसने अपने भाई फतेह चंद के जरिए रणजीत सिंह से मदद मांगी और 1809 में स्वीकार हुई, जब दोनों सम्राट ज्वालामुखी मंदिर में मिले। 1809 में रणजीत सिंह की सेना कांगड़ा की तरफ बढ़ी, गोरखों की हार हुई और सतलुज के पूर्व की तरफ खदेड़ दिया गया। कांगड़ा किला 24 अगस्त 1809 को रणजीत सिंह के अधीन हो गया। इस जीत के बाद रणजीत सिंह ने फतेह सिंह आहलूवालिया के अधीन संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद को बंधक बना के रखा, ताकि संसार चंद ज्वालामुखी में तय की गई सभी शर्तों का पूरा करे। ज्वालामुखी में तय की गई सभी शर्तों को पूरा करे। महाराजा रणजीत सिंह ने नगरकोट किला और कांगड़ा घाटी के 66 गांव हासिल कर लिए। गोरखों को खदेड़ने के बाद संसार चंद और फतेह सिंह आहलूवालिया किले में प्रवेश करने वाले पहले थे। देसा सिंह मजेठिया को किले का नाजिम, राज्यपाल तथा कांगड़ा पहाड़ियों का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। संसार चंद ने के राज्यकाल में कांगड़ा से 2 प्रसिद्ध यात्री गुजरे थे, जिनमें से प्रथम जॉर्ज फॉरेस्ट 1783 में आया और दूसरा विलियम मोरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रीबैक 15 जून 1820 में आया। एक कथा के अनुसार संसार चंद का भाई फतेह चंद बुरी तरह से बीमार हुआ था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी रानी भी सती होने के लिए तैयार थी, परंतु मोरक्राफ्ट ने अपने चिकित्सक कौशल से उसकी जान बचा दी। फतेह चंद ने अपनी पगड़ी उसकी टोपी में बदल दी और उसे अपना भाई बना लिया। 1824 में संसार चंद की मृत्यु हो जाती है। अनिरुद्ध चंद उसके बाद बनते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी गद्दी संभालने पर उसके 2 लाख रुपए की नजराने की मांग की। रणजीत सिंह के पुत्र राजकुमार खड़ग सिंह ने अनिरुद्ध की पगड़ी बदलकर भाई बना लिया। राजकुमार खड़ग सिंह किसका पुत्र था? रणजीत सिंह का पुत्र था। ये भी आपने ध्यान में रखना है ना। 1827 में राजा अनिरुद्ध तीसरी बार महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में गया। रणजीत सिंह ने उसके सामने अनिरुद्ध की 2 बहनों में से एक का हीरा सिंह से विवाह का प्रस्ताव रखा। हीरा सिंह जम्मू के राजा ध्यान सिंह का पुत्र था, जो रणजीत सिंह का मुख्यमंत्री था। अनिरुद्ध ने दबाव में आकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु वास्तव में वह इससे सहमत नहीं था, क्योंकि ध्यान सिंह सिर्फ रणजीत सिंह की दया पर ही राजा था। वह वास्तविक राजवंश परिवार से नहीं था। अनिरुद्ध सिंह जानबूझकर शादी को टाल रहा था और इस तरह एक वर्ष बीत गया। तब महाराजा रणजीत सिंह की शादी जल्दी करवाने के लिए नौदान की तरफ रवाना हुआ। यह सुनकर कांगड़ा का राजा अपने परिवार के साथ भागकर सतलुज पार अंग्रेजों के क्षेत्र में चला गया। जब रणजीत सिंह नौदान आया तो फतेह चंद, जो संसार चंद का छोटा भाई था, ने हीरा सिंह से अपनी पौत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से करवाया। 1831 में अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उसके बेटे रणवीर चंद और प्रमोद चंद को महान मोरिया जागीर में दे दी। 9 मार्च 1946 में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अनुसार कांगड़ा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब कांगड़ा की कुछ प्रमुख शाखाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जसमा की बात करेंगे हम। इसकी स्थापना 1170 ईस्वी में कटोच परिवार के राजा पर्वचंद ने की थी। राजा ने अपनी राजधानी राजपुर में स्थापित की और कटोच से बदलकर यह शासक अपने आप को जसमा कहलाने लगे। यह कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत थी।
वह स्वान नदी द्वारा सिंचित जसवा दून का एक उपजाऊ क्षेत्र था। वर्तमान में यह ऊना जिले में है। राजा गोविंद चंद की बात करेंगे। 1572 में जब जयचंद कांगड़ा का राजा को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया तो गोविंद सिंह को जयचंद के नाबालिग बेटे बीधी चंद का संरक्षक नियुक्त किया गया। राजा ने मुगलों से कांगड़ा किले की रक्षा की तथा उन्हें आत्मसमर्पण की लागत चुकाने पर विवश किया। पहाड़ी प्रमुखों की दोनों क्रांतियां 1588 से 99 और 1594 से 95 में मुगलों के खिलाफ भाग लिया, परंतु दोनों क्रांतियों को दबा दिया गया। इस युद्ध के समय जसवा का राजा अनिरुद्ध चंद था। राजा उम्मेद चंद जब गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो जसवा रियासत ने संसार चंद के विरुद्ध उनकी मदद की और 1809 में कांगड़ा किले पर विजय के बाद 1815 में रणजीत सिंह ने जसवा पर भी कब्जा कर लिया। 1815 में रणजीत सिंह ने अपने सभी अधिकार तथा जीते हुए राज्यों के राजाओं को बुलाया। इसे बुलावे में नूरपुर और जसवा के राजा नहीं आ सके, अतः रणजीत सिंह ने उन पर भारी जुर्माना लगाया। दंड इतना अधिक था कि जिसे देने में राजा उमेद सिंह असमर्थ था, इसलिए उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और 12,000 रुपए की जागीर स्वीकार की। इस प्रकार 650 वर्ष पुराने राज्य का अंत हो गया। 1848 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों के से हाथ मिलाया, जिसके लिए उसे और उसके पुत्र जय सिंह को अल्मोड़ा भेज दिया गया। यह दोनों की मृत्यु हो गई। अब राजा रण सिंह शासक बनते हैं। जब उसने जम्मू की राजकुमारी से शादी की तो उसे वहां के रामकोट की जागीर मिली। अंग्रेजों ने इसे राजा नहीं माना था, लेकिन 1870 में जसवा दून के 21 गांव वाली जागीर राजा को वापस दे दी गई। गुलेर का मूल नाम ग्वालियर था, जो गोपाल तथा ग्वाला गाय चराने वाले शब्द से बना था। ऐसा कहा जाता है कि चरवाहे ग्वाला ने हरिचंद को वह जगह दिखाई थी जहां एक बाघ और एक बकरी एक साथ पानी पीते हुए देखे गए थे। उसके बाद हरिचंद 1405 में राजा ने यही स्थान अपनी राजधानी के लिए चुना तथा ग्वालियर को इसी स्थान पर बलिदान देना पड़ा था। उसने बाणगंगा नदी के पास हरिपुर किला बनवाया। उसके साथ साथ वहां और भी किले थे, जैसे मस्तगढ़, कोटला, रामगढ़ किले थे, है ना। रामचंद्र 1540 ईस्वी में यह राजा हरिचंद का 15वां वंशज था। उसने अकबर के आदेश पर कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ा। इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने शिवालिक के छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार किया। इस घटना का उल्लेख तारीख के दौदी में मिलता है। यह अकबर के समकालीन था। रामचंद्र जगदीश चंद्र 1570 से 1605 में पहाड़ी राजाओं ने 1588 से 99 में कांगड़ा के राजा बीधी चंद के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ जंग की योजना बनाई। एक क्रांति 1594 से 95 में हुई, जिसका नेतृत्व जसरोटा के राजा ने किया, परंतु ग्वालियर के राजा ने किसी भी क्रांति में मुगलों के विरुद्ध भाग नहीं लिया। इनाम के तौर पर अकबर ने ग्वालियर को कांगड़ा के जयचंद के कब्जे वाला सारा क्षेत्र, कोटलागढ़ और आसपास का क्षेत्र वापस कर दिया गया था। रूपचंद 1610 से 1635 तक इनका समय रहा। राजा ने 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जा करने में मुगलों की मदद की थी। उसे जहांगीर ने बहादुर की उपाधि तथा खिल्लत से सम्मानित किया था। 1634 में उसने पृथ्वी शाह द्वारा शासित गढ़वाल पर आक्रमण करने में नजाबत खान के अधीन शाहजहां की सेना की मदद की। नजाबत खान ने गढ़वाल राजा को शरण लेने की अनुमति दे दी, परंतु रूपचंद अड़ा रहा और गढ़वाल की राजधानी की तरफ बढ़ा, जहां उसे मार दिया गया। उसके बाद मानसिंह राजा बनता है 1635 से 1661 में। मानसिंह के समय से परिवार का उपनाम बदलकर सिंह कर दिया और 1641 से 42 में उसने माऊकोट और तारागढ़ पर कब्जा करने में मुगलों की मदद की थी। शाहजहां ने उससे खुश होकर उसे शेर-ए-अफगान का नाम दिया। इसने मानगढ़ का किला बनवाया। मानसिंह ने राजा ने 1641 में नूरपुर के राजा जगत सिंह के विरुद्ध मुराद बख्श की सहायता की थी। विक्रम सिंह 1661 में बनते हैं। वह अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी उंगलियों में नारियल तोड़ सकता था। वह औरंगजेब के लिए यूसुफ जाई पठानों से लड़ा था। 1675 में विक्रम सिंह की मृत्यु चौंतड़ा में हुई।
उसके बाद राज सिंह बनते हैं। राज सिंह का समय 1675 से 1695 तक रहा। वह अपने पूर्वजों की तरह मुगलों का समर्थक नहीं था। उसने चंबा के राजा छत्र सिंह, जम्मू के राजा कृपाल सिंह और बसौली के राजा धीरज पाल के साथ लाहौर के वायसराय ख्वाजा रिजा बेग के विरुद्ध संधि की थी। राज सिंह ने हुसैन खान कांगड़ागढ़ का मुगल किलेदार के अधीन सेना को हराया था। दलीप सिंह 1695 ईस्वी में राजा बना। वह 7 साल का था जब उसके पिता राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। चंबा का राजा उदय सिंह उसका अभिभावक था। दलीप सिंह पर जम्मू और बसौली के राजा ने आक्रमण किया, लेकिन चंबा के राजा उदय सिंह ने मार भगाया। उसके बाद गोवर्धन सिंह 1730 ईस्वी में आता है। उसने जालंधर दोआब के गवर्नर अदीना बेग से एक घोड़े के लिए लड़ाई की, जिसमें गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह की जीत हुई थी। इसके काल में गुलेर की चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। गोवर्धन सिंह के समय प्रकाश सिंह 1760 से 1790 तक रहे। इस काल तक मराठों और अहमद शाह दुरानी के आक्रमण के कारण मुगलों की शक्ति खत्म हो गई थी। 1758 में गुलेर कांगड़ा के घमंड चंद के अधीन हो गया और परंतु 1785 में गुलेर का वजीर ध्यान सिंह कोटलागढ़ को दोबारा हासिल करने में सफल हो गया। जब मुगलों ने उसे खाली किया था, भूप सिंह 1790 में बने। उसने 1805 से 1806 में कांगड़ा के संसार चंद के विरुद्ध अमर सिंह थापा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना में भाग लिया। 1811 में रणजीत सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व देसा सिंह मजीठिया कर रहा था, उसने सबसे पहले गुलेर को कब्जे में लिया था। राजा शमशेर सिंह 1820 से 1877 ईस्वी तक रहे। जब 1845 से 46 में उसने पहले एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, तब उसने सिखों से हरिपुर किले को आजाद करवा लिया। राजा की 1870 ईस्वी में मृत्यु हो गई। गद्दी संभालने के लिए राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा बलदेव चंद 1920 ईस्वी में, वह कांगड़ा जिले का पहला वायसराय रीगल दरबारी था। सिब्बा रियासत गुलेर की शाखा थी, जिसे 1450 ईस्वी में गुलेर के राजा के छोटे भाई सिबा रामचंद स्वर्णचंद ने स्थापित किया था। इस रियासत के उत्तर में व्यास नदी बहती है। 1622 में जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा आए थे तथा मार्ग में सिबा के बहलूल नामक गांव में ठहरे थे। सिबा 1786 से लेकर 1806 में गोरखों के आक्रमण तक संसार चंद के अधीन रहा। इस समय सिबा का राजा गोविंद सिंह था। 1808 में गुलेर के राजा भूप सिंह ने सिबा पर कब्जा कर लिया था। राजा गोविंद सिंह की बात करेंगे। 1809 में यह राज्य रणजीत सिंह के अधीन हो गया तथा 1830 में इसे वापिस राजा गोविंद सिंह को दे दिया गया, परंतु इसका 1/4 भाग राजा गोविंद सिंह के भतीजे मियाँ देवी सिंह को दिया गया। किला रणजीत सिंह के ही पास रहा। राजा राम सिंह की बात करेंगे। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा राम सिंह रियासत का राजा बना और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में सिखों के विरुद्ध लड़ा गया। उसने सिबा किला वापस पा लिया। उसने अपने चचेरे भाई देवी सिंह से कोटला का किला भी जीत लिया। 1848 में अंग्रेजों ने सिबा के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्य दत्तारपुर, जसवा, गुलेर को भी जीत लिया। अंग्रेजों ने दत्तारपुर को सिबा से जोड़ दिया और वर्तमान में उसे डाडा सिबा कहा जाता है। अब राजा राम सिंह ने अपने भाई सुंदर सिंह की मदद से अपनी रियासत फिर से प्राप्त कर ली। बाद में 1/4 भाग अंग्रेजों ने 1858 में मियाँ देवी सिंह के पुत्र विजय सिंह को दे दी। डाडा सिबा बनने के बाद अंग्रेजों ने विजय सिंह के पुत्र जय सिंह को वहां का राजा बना दिया था। राजा राम सिंह का भाई सुंदर सिंह सिबा में वजीर का पद चाहता था। वह घोड़ों की दौड़ में भाग लेने लाहौर गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुंदर सिंह लाहौर को अक्सर चकलादियां एक मुस्लिम गुजर क्षेत्र होशियारपुर जिले से होकर जाता था, जहां लोग उसका स्वागत करते थे। सिबा का अंतिम राजा श्याम सिंह था।
दत्तार रियासत यह जस्मा रियासत से आदि थी तथा यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। यह सीबा की एक शाखा थी जिसे दत्तार चंद ने 1550 ईस्वी में बसाया था। इस परिवार का गोत्र डडवाल था जो उनके वास्तविक डाडा से बना था। 1776 ईस्वी में यह रियासत संसार चंद के नियंत्रण में आ गई और 1809 में सिखों के अधीन होगी। बाद में राजा को पूर्ण रूप से राजा की मान्यता नहीं दी गई, परंतु वह एक जागीर बनी। वह अपने गुजारे के लिए आय इकट्ठी कर सकते थे। 1818 में राजा जगत चंद ने 4,600 रुपये प्रतिवर्ष में यह जागीर प्राप्त की थी। ज्ञानेंद्र चंद इस रियासत का अंतिम राजा था। मियाँ सुरमा चंद दत्तारपुर के 13वें राजा थे जो जम्मू में रहते थे और जम्मू के महाराजा की सेना में जनरल थे। नूरपुर रियासत की बात करेंगे। यह एक समय नूरपुर रियासत यह एक समय पठानकोट क्षेत्र, पंजाब का गुरदासपुर जिला और रावी के पश्चिमी क्षेत्र जिसे लखनपुर कहते थे, नूरपुर में शामिल थी। यह लखनपुर अब जम्मू कश्मीर में है। नूरपुर की मूल राजधानी पठानकोट थी। मुगल काल के दौरान इसे पैठान कहा जाता था। नाम नूरपुर के राजाओं के वंश पठानियों के नाम रखा गया था। मुस्लिम यात्री अल-बरूनी ने नूरपुर का नाम दहामला कहा है। नूरपुर का वास्तविक हिंदू नाम धमेरी था जिसे राजा जगत सिंह के काल में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में 1622 में बदला था। तोमर दिल्ली का राजा ने नूरपुर के राजा को पांडी बुलाया जिसका अर्थ था पांडवों के वंशज। विष्णु पुराण और बारहमीर ने बृहद संहिता के अनुसार प्राचीन काल में इस जिले को औदुंबर कहा जाता था क्योंकि यह अदम्बरा पेड़ बहुतायत उगते थे। बहुत उगते थे। बहुत से प्राचीन सिक्के पठानकोट मिले, परंतु सबसे दिलचस्पी सिक्के जो पठानकोट मिले वो खुद पठानकोट के ही थे। यह तांबे के सिक्के थे जिसकी एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ हाथी छपा था। मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक छपे थे, ऊपर स्वास्तिक चिन्ह और नीचे सांप बना था। प्रतिष्ठान नाम इन सिक्कों पर लिखा था और पठानकोट का पुराना नाम तथा औदुंबर रियासत का राजधानी थी। धाराघोष के सिक्कों पर महादेव सजना धरा घोष औदुंबर का लिखा था जिसका अर्थ है स्वामी राज धरा घोष औदुंबर और राजकुमार का है। यह खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जेठपाल की बात करेंगे। 1000 ईस्वी में जेठपाल राजा ने नूरपुर की स्थापना की। दिल्ली की राजा का छोटा भाई था। जसपाल 1313 से 1353 में यह राजा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन। कैलाश पाल 1397 से 1438 उसने यह नाम इस तथ्य से पाया था जिसके अनुसार उसके साथ साथ एक नाग सांप का भी जन्म हुआ था। उस सांप को बाबड़ी कुएं में डाल दिया गया जिससे आज भी कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। नागपाल के समय तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ और 1 जनवरी 1399 में को तैमूरलंग दिल्ली से हरिद्वार और फिर शिवालिक की पहाड़ियों के अंचल में से होता हुआ वापस लौटा। नगरकोट तक तो वह प्रवेश न कर सका, परंतु वह बजवाड़ा, दसुआ, पठानकोट, नूरपुर होता हुआ शाहपुर कंडी के पास रावी को पार कर जम्मू की ओर चला गया। भीलपाल 1473 यह सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था। राजा ने सिकंदर लोदी की कई लड़ाइयों में सहायता की थी जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने खिल्लत के तौर पर उसे कई इलाके भेंट किए। भगतमल 1543 से 1558 में अकबर नामा के अनुसार भगतमल की लोदी साम्राज्य से मित्रता थी और 1540 ईस्वी में हुमायूं के जाने के बाद वह शेरशाह सूरी के काफी नजदीक आया। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी सलीम शाह सूरी ने माओकोट का किला भगतमल के राज में ही बनवाया। 1557 में जब अकबर ने सिकंदर शाह पर आक्रमण किया तो भगतमल ने उसका साथ दिया तथा उसे माओकोट किले में शरण दी गई। जब सिकंदर शाह ने आत्मसमर्पण किया तो उसे बंगाल में शरण दी गई। बाद में भगतमल
को लाहौर जेल ले जाया गया, जहां बैरम खान ने 1558 ईस्वी में उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि भगत मल ने रावी नदी पर शाहपुर का किला भी बनवाया। पहाड़ी मल, तख्त मल की बात करेंगे, जिसे 1558 से 1580 में इनका समय रहा। इसका शासनकाल बहुत शांतिपूर्ण और कष्ट रहित था। वह अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही सन 1580 में वह मर गया। वासु 1580 से 1613 ईस्वी में उसने राजधानी को पठानकोट से बदलकर धमेरी कर दिया। धमेरी का नाम बाद में उसके बेटे जगत सिंह ने नूरपुर कर दिया। यह नाम 1622 में नूरजहां के सम्मान में किया गया था। राजा बासु ने कई बार मुगलों के खिलाफ जंग की। सन 1585 में राजा बासु ने पहली बार विद्रोह कर दिया। तब अकबर ने उसे दबाने के लिए अपने सेनापति हसन बेग शेख उमरी को भेजा, परंतु आक्रमण से पहले ही बासु ने टोडरमल में से रहम की गुहार लगा दी। जब उसने दूसरी बार जंग छेड़ी तो तब अकबर ने मिर्जा रुस्तम तथा आसिफ खान को भेजना चाहा, परंतु उन्होंने राजा के साथ अपनी मित्रता के कारण लड़ाई से मना कर दिया। बाद में राजा बासु के जहांगीर से अच्छे संबंध बने और जब 1606 में पहली बार जहांगीर के खिलाफ खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया तो उसे पकड़ने और विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने बासु को भेजा था। 1611 में जहांगीर ने राजा बासु के अधीन मेवाड़ उदयपुर के राजा के खिलाफ सेना भेजी। राजा बासु 1613 में मारा गया था। सूरजमल की बात करेंगे, 1613 से 1618 तक इनका समय रहा। 1615 में इसे शेख फरीद मुर्तजा के साथ कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए नियुक्त किया गया। जल्दी ही उसे दिल्ली बुला लिया गया तथा दक्कन में शाहजहां के साथ शामिल किया गया, क्योंकि उसने मुर्तजा खान के साथ झगड़ा कर लिया था। सन 1617 ईस्वी में सूरजमल को दोबारा कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मोहम्मद ताकी के साथ नियुक्त किया गया, परंतु कांगड़ा पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने ताकी से झगड़ा शुरू कर दिया और इस बार ताकी को वापस बुला लिया गया। इस समय कांगड़ा नूरपुर के पिता गयास बेग इत्माद उल दौला की जागीर था। सूरजमल ने मुगल सत्ता के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। अब जहांगीर ने सुंदरदास राय रेयान तथा जगत सिंह, जो सूरजमल का छोटा भाई था, उसे बंगाल से बुला लिया तथा उन दोनों को क्रांति रोकने के लिए भेजा। यह सुनकर सूरजमल ने चंबा में शरण ली, जहां चंबा के राजा जनार्दन ने उसे मार दिया था। जगत सिंह 1619 से 1646 तक रहा इनका समय। वह सुंदरदास राय रेयान के साथ नगरकोट पर 1620 में कब्जा करने में सफल हो गया और 1622 इसमें सम्राट जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा घाटी में आए। 1623 में उसने चंबा के राजा जनार्दन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे दिल्ली में मुगल दरबार में मार दिया गया था। उसके भाई बिस्वंभर को युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया था। 1623 में जब शहजादे खुर्रम ने अपने पिता से विद्रोह कर लिया तो जगत सिंह ने उसे समर्थन दिया। जहांगीर ने विद्रोह को रोकने के लिए सादिक खान को भेजा था। 1625 से 30 के मध्य जगत सिंह ने तारगढ़ किले का निर्माण करवाया। जगत सिंह ने 1627 में भूपतपाल बसौली को मारा जब उसने नूरपुर द्वारा 1614 से 1615 में जब अपने क्षेत्र को वापस पाना चाहता था। जब राजा जगत सिंह खुद निर्विवाद सत्ता बनाना चाहता था और उसने 1640-41 में मुगलों के विरुद्ध क्रांति कर दी। शाहजहां ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को क्रांति रोकने के लिए भेजा। जगत सिंह का माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ किलों पर नियंत्रण था, परंतु उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया गया। मुगल दरबार में पेश होने पर उसने सम्राट से दया की प्रार्थना की, जिसे शाहजहां ने स्वीकार कर लिया। 1642 में नजावत खान को कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया गया। 1642 में जगत सिंह द्वारा सिखों के साथ कंधार अफगानिस्तान भेज दिया गया। 1646 ईस्वी में पेशावर में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी? जगत सिंह की।
राजरूप सिंह 1646 से 1661 में इनका समय रहा। इसे शाहजहां के समय में नियुक्त किया गया था। इसने ही राजरूप को राजा की पदवी दी थी तथा राजरूप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष औरंगजेब की सेवा में बिताए। शाहजहां ने नूरपुर रियासत का एक हिस्सा राजरूप के छोटे भाई बहाऊ सिंह को दिया क्योंकि उसने अपने पिता के साथ बदखशां के खिलाफ मुगलों का साथ दिया था। 1686 में बहाऊ सिंह ने इस्लाम अपना लिया और सम्राट ने उसका नाम मुरीद खान रख दिया। मानधाता सिंह 1661 से 1700 ईस्वी तक इनका समय रहा। राजा राजरूप की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र मानधाता को मुगल बादशाह ने नूरपुर का राजा घोषित किया। राजा जगत सिंह की प्रशंसा में लिखी गई राजगाथा का आधा भाग मानधाता द्वारा भी लिखा गया है। मुगलों के अधीन सेवा करने तथा उसने आधिकारिक सहायता एवं प्रशंसा प्राप्त करने वाला मानधाता आखिरी पठानिया राजा था। उसके उपरांत किसी भी नूरपुरी राजा ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। पृथ्वीसेन की बात करेंगे। 1735 से 1759 तक इनका समय रहा। 1752 में इसके राज में पंजाब अहमद शाह दुरानी को सौंप दिया गया। 1758 में अदीना बेग खान को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने समस्त पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया नूरपुर समेत पहाड़ी राज्यों को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो गया और 1775 में मैदानी इलाकों में जयसिंह कन्हैया ने उसे हराया और जिसने 1786 तक नूरपुर अपने अधीन रखा था। पृथ्वी सिंह बसौली का क्षेत्र लखनपुर जीतने में सफल रहा। 1783 के आसपास फोरेस्टर ने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की। वीर सिंह की बात करेंगे। 1799 से 1815 तक इनका समय रहा। रणजीत सिंह ने राजा संसार चंद से नगरकोट का किला जीता तो उसने नूरपुर समेत बाकी पहाड़ी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया। अब 1815 में रणजीत सिंह ने सियालकोट में सभी पहाड़ी राजाओं को एक सैन्य सभा बुलाई और नूरपुर और जसमा के राजा उसमें जाने में असफल रहे, जिसके लिए उन्हें बहुत भारी जुर्माना देना पड़ा। जसमा के राजा ने अपना रियासत का समर्पण कर दिया और वीर सिंह को जागीर दी गई। उसकी रियासत रणजीत सिंह ने जीत ली। 1816 में राजा ने शाह सूजा काबुल का निर्वासित अमीर के साथ मिलकर रणजीत सिंह के विरुद्ध साजिश रची। इसके लिए उसे नूरपुर से निकाल दिया गया और अर्की में जाकर बस गया। 1826 में वीर सिंह करोद में नूरपुर पहुंच गया और उसने जंग छेड़ दी। महाराजा ने देसा सिंह मजेठिया को उसे रोकने के लिए भेजा, परंतु वीर सिंह चंबा भाग गया। वीर सिंह का विवाह चंबा के राजा चढ़त सिंह की बहन तथा के साथ हुआ था, जिसने बाद के परिणामों को सोचते हुए वीर सिंह को रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। रणजीत सिंह ने उसे अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में 7 साल कैद करके रखा। बाद में राजा चढ़त ने उसे छुड़वाने के लिए रणजीत सिंह को 85,000 रुपए का भुगतान किया। वीर सिंह ने डमडाहल में अपना निवास स्थान बनवाया। राजा जसवंत सिंह की बात करेंगे। ये 1846 ईस्वी में इनका समय रहा। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांगड़ा घाटी पर कब्जा कर लिया और राजा जसवंत सिंह को 5,000 रुपए वार्षिक जागीर दी गई तथा नूरपुर को कांगड़ा में मिला लिया गया। 1848 में वजीराम सिंह जम्मू से सेना लेकर आया और रावी को पार किया, शाहपुर पर कब्जा किया और जसवंत को राजा और खुद को उसका वजीर घोषित किया, परंतु जल्द ही लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे गुजरात भागने पर विवश कर दिया। 1849 में राम सिंह ने पठानकोट के पास डले की धार में डेरा डाला और वहां उसके एक ब्राह्मण मित्र पहाड़ चंद ने उसे धोखा दिया और ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया। 1861 में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में उनके प्रति वफादारी के इनाम में जसवंत सिंह को जागीर दी गई। नूरपुर का किला तुज़क-ए-जहांगीर में बताया गया है कि उसे राजा बासु ने बनवाया था। किले का पश्चिम छोर राजा मानधाता द्वारा बनवाया गया, जो कि एक ठाकुर द्वारा है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें काले संगमरमर की बनी हुई कृष्ण की मूर्ति है, जिसे ब्रजराज कहते हैं। यहाँ एक देवी की मूर्ति है जिसकी चौकी पर संस्कृत और नागरी में लिखा गया हुआ है। 1886 में मंदिरों के अवशेषों में C.J. रोडर ने
रोडगर ने खुदवाई करवाई। पुरातत्व सर्वेक्षण पंजाब सरकार 1904 में यह मंदिर एक सह अभियंता मिस्टर पारेल ने तोड़वा दिया था। यह मंदिर 117 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है। यह लाल पत्थर से बनाया गया था। उसमें 3 खाने थे, मंडप, बाहरी और अंतराल। मंडप, बाहरी, अंतराल्य, मध्य और गर्भ आंतरिक। और पंजाब में इस तरह के कोई भी मंदिर नहीं मिले। यह मंदिर वृंदावन के गोविंद देव और मथुरा के पास गोवर्धन में हरिदेव मंदिरों की तरह है। बंगाल की बात करेंगे। बंगाल रियासत, इस राज्य का संस्थापक चंद्रवंशीय पंथ का ब्राह्मण था जो गोत्र से बंगालिया था। इसमें बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, पपरोला, लखनपुर और रज्जर के क्षेत्र आते थे। इस रियासत की राजधानी भीड़ बंगाल थी। 1240 में सुकेत के राजा मदन सेन ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1554 में मंडी के राजा साहिब सेन ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। पृथ्वीपाल की बात करेंगे। पृथ्वीपाल 1710 से 1720 तक इनका समय रहा। यह मंडी के सिद्ध सेन का दामाद था। इसकी बहन कुल्लू की मानसिया की ब्याहता थी। एक बार सिद्ध सेन ने पृथ्वीपाल को मंडी बुलवाया और दमदमा महल में उसे मार दिया। बंगाल को कब्जे में लेने के लिए सेना भेज दी गई। पृथ्वीपाल की मां ने कुल्लू के मानसिया से मदद मांगी और मंडी की सेना वापस लौट गई। रघुनाथ पाल की बात करेंगे। 1720 में इनका समय है। इसके शासन में सिद्ध सेन ने रियासत को अपने अधिकार में लेना चाहा, परंतु कुल्लू के राजा मानसिया की मदद से उसे वापस भगा दिया गया। दलेर सिंह 1735 से 1749 ईस्वी में इनका समय रहा। इसके राज्य में बंगाल पर मंडी, कुल्लू, नालागढ़, गुलेर और जसमा की सेना ने संयुक्त आक्रमण किया और अधिकांश क्षेत्र मंडी की ओर कुल्लू ने ले लिया। मानपाल सिंह 1749 ईस्वी में संयुक्त सेना आक्रमण के कारण उसके पास केवल लंदहो, पपरोला और रजेड़ के क्षेत्र ही रह गए थे। जब वह मुगल से मदद मांगने दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। राजा न होने की स्थिति में राज्य पर कांगड़ा और गुलेर ने आक्रमण किया तथा मानपाल के पुत्र निहाल पाल को चंबा के राजा राज सिंह ने शरण दी। उच्छलपाल 1758 में संसार चंद ने मानपाल की पुत्री से विवाह किया। मानपाल के बेटे उच्छलपाल को उसका क्षेत्र वापस दिलाना चाहा, परंतु वह असफल रहा। उच्छल की मृत्यु हो गई और वह संसार चंद की रक्षण में 3 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गया। कुटलेहड़ रियासत, यह जसपाल ब्राह्मण द्वारा स्थापित कांगड़ा की सबसे छोटी शाखा थी। उसने तलहटी के तालुकों और कुटलेहड़ को जीता और 10वीं और 11वीं शताब्दी में कुटलेहड़ को अपनी राजधानी बनाया। 1758 में कांगड़ा में घमंड चंद ने इस रियासत का उत्तरी भाग जीत लिया और बाकी भाग 1786 में संसार चंद ने जीता। 1809 में इस रियासत पर राजा रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। धर्मशाला की बात करेंगे। 1849 में अस्तित्व में आया जब इस स्थान को देशी पलटन के लिए चुना गया था। 1855 में धर्मशाला को जिले का मुख्यालय बनवाया गया। वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है या ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वायसराय लॉर्ड एलिगन की समाधि धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान भी धर्मशाला में स्थित है। महाराजा संसार चंद कला गलियारा भी धर्मशाला में स्थित है। मैक्लोडगंज की बात करेंगे। मैक्लोडगंज, भारतीय सरकार ने यह स्थान तिब्बती आध्यात्म गुरु तथा हजारों बौद्ध शरणार्थियों के लिए निर्धारित किया है जब ये 1959 में भारत आए थे और हिमाचल में 1960 में आए थे ना। ये हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। धर्मशाला निर्वासित तिब्बतीय सरकार का मुख्य कार्यालय बना और मैक्लोडगंज विश्व विख्यात बौद्ध केंद्र बन गया। गोम्पा शिक्षा और पूजा केंद्र तथा 1500 साल पुराने गुरु पद्म समय की मृत्यु अवलोकितेश्वर की मृत्यु यहाँ स्थापित की गई। भगवान बुद्ध के 225 उपदेश और वचन संस्कृत में यहाँ रखे गए हैं जिन्हें तिब्बती भाषा में थंगयूर कहा जाता है। 1959 में TIPA तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ
परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना उनके साहित्य और कला प्रदर्शन को संजोने के लिए की गई है। TIPA तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक वार्षिक ओपेरा महोत्सव का आयोजन करता है जिसे स्टोब कहा जाता है। पारंपरिक थंका पेंटिंग आदित्य तिब्बती कला का नमूना है। कलाकृति को सजोने के लिए नूर पुलिंग संस्थान की स्थापना की गई है। मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष दिसंबर में वार्षिक हिमालय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है। बैजनाथ इसका पुराना नाम किरग्राम था जो बंदुका नदी के तट पर बसा है। आधुनिक समय में इस नदी को भिनवा नदी कहा जाता है। यह ब्यास की सहायक नदी है। यह स्थान एक शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे बैजनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सकों का भगवान। अर्थव्यवस्था, चाय उद्यान उगाना। बॉटनिकल गार्डन उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीक्षक डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा और पालमपुर को चाय उगाने के लिए उपयुक्त माना। चाय उगाना उन ब्रिटिश पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शुरू किया जो 1849 में कांगड़ा में बस गए थे। 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में आए विनाशकारी भूकंप में चाय उगाने वालों को कांगड़ा छोड़ असम जाने पर विवश कर दिया। इस तरह विदेशी बाजार में असम चाय ने कांगड़ा का स्थान ले लिया। जिले में ग्रीन और ब्लैक दोनों तरह की चाय उगाई जाती है। चाय बनाने की फैक्ट्री बैजनाथ के पास बीड़ में है तथा टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री सोसाइटी पालमपुर में है। 1978 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की शुरू किया गया। सिल्क उत्पादन, जिले का एक बड़ा भाग रेशम के कीड़े पालने के लिए उपयुक्त है। कांगड़ा में यूनिबोल्टाइन सिल्क वार्म रेशम का कीड़ा पाया जाता है जो देश के बाकी क्षेत्र में पाए जाने वाले मल्टीबोल्टाइन रेशम के कीड़े से कहीं ज़्यादा अच्छा है। विदेशों में पाली हुई प्रजातियों के कीड़े नगरकोटा में है। मधुमक्खी पालन नगरकोटा में 1936 में स्थापित सरकारी मधुमक्खी पालन केंद्र है। पशुपालन, कांगड़ा जिले में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पाली जाती है। स्थानीय भेड़ का बुलेट और स्पेनिश मेरिनो भेड़ों के साथ भेड़ फार्म पर संगम करवाया जाता है। 1973 में इस जिले में दूध आपूर्ति योजना शुरू की गई। दुग्ध शीतन केंद्र मिल्क क्लीनिंग सेंटर दरकोटा, कोटला और जलारी में कार्यरत है। मुख्य दुग्धा शीतन केंद्र दगवार में है। कत्था या खैर के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है जो इस जिले में बहुतायत में पाया जाता है। कांगड़ा और ज्वालामुखी में धूप बनाने का केंद्र है। खनिज, धर्मकोट क्षेत्र में पाया जाने वाला चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य सामग्री है। खनियारा, खारली, भागसू और योल कैंप के उत्तर में स्लेट की खानें हैं। योल में क्या है आपकी सैन्य छावनी है। ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस के भंडार है। लोग गद्दी और गुज्जर दो जनजातीय समूह है और गिरत कांगड़ा और देहरा तहसील में स्थित है। नूरपुर का इको पार्क की बात करेंगे। कांगड़ा घाटी की निचली शिवालिक पहाड़ियों में अपनी तरह का पहला इको पार्क है। यह अपनी औषधीय जड़ी बूटी और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नवग्रह वाटिका में निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों को दर्शाने वाले ग्रहों को ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार रखा गया है। अधिकांश प्रजातियां इस क्षेत्र की मूल है। तो दोस्तों ये हो गया, हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को देख लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।